क्या होगा अगर बीजेपी लोकसभा इलेक्शन हार जाए? क्यों? सुनने में इम्पॉसिबल लगता है ना, लेकिन क्या हो अगर 400 पार का नारा देने वाले 272 भी ना ला पाए? जरा सोचिए, मोदी के नाम से अचानक लोगों का मन भर जाए, ऐसे में क्या बीजेपी के सितारे गर्दिश में आएंगे? वेल, राहुल गांधी तो यही मानते हैं साहब कि मोदी इस बार चुनाव नहीं जीतेंगे। यूनाइटेड ऑपोजिशन विल डिफीट द बीजेपी। ऐसे ही ऑपोजिशन की कुछ दूसरी पार्टीज भी डंके की चोट पर कहती हैं। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या हो अगर बीजेपी को लेकर उनकी ये भविष्यवाणी सच हो जाए? देश को फिर कौन से नए लीडर का साथ मिलेगा? क्या इंडिया फिर सुपर पावर बन पाएगा या मोदी के जाने से देश एक बड़े क्राइसिस में फंस जाएगा? चलिए जानते हैं। बीजेपी के हाथ से सत्ता की कमान फिसलती भी है तो उसका हाल 2014 की कांग्रेस सरकार जैसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि कई सीटों पर भारी मेजॉरिटी के साथ वो एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन कहलाएगी, जहां कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक ऑपोजिशन के पास मिनिमम 55 सीट्स होनी चाहिए। बस एक बड़ी प्रॉब्लम ये होगी और वो है कि पार्टी के फेस की। जी हाँ, अब तक बीजेपी को सबसे बड़ा एडवांटेज मोदी जी के फेस का ही मिला है। इंटरनेशनल लेवल पर पीएम मोदी की इमेज एक बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंशियल लीडर की रही है, लेकिन अगर वो सत्ता खोते हैं तो उम्र में ज्यादा होने की वजह से पार्टी को एक नया लीडर चुनना होगा जो वापस बीजेपी को अनबीटेबल मकाम तक ले जा सके और उसे एक ब्रांड बना पाए। हालांकि अभी रिसेंट फेसेस को देखकर ये उम्मीद योगी, नितिन गडकरी या फिर अमित शाह से लगाई जा सकती है, पर ये पॉलिटिक्स है साहब, और यहाँ पर पार्टी, चेहरा और आइडियोलॉजी बदलते देर नहीं लगती। ऐसे में बीजेपी का चेहरा कौन होगा ये कहा नहीं जा सकता। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी के जाने से इंडियन पॉलिटिक्स में एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिलेगा। सत्ता पर कांग्रेस की वापसी तो नहीं होगी, लेकिन इंडिया अलायंस जैसा एक बड़ा गठबंधन एग्जिस्टेंस में आ जाए। और अगर ऐसा हुआ तो इंडिपेंडेंस के बाद ये पहली बार होगा जब इतनी सारी पार्टीज मिलकर सेंटर में सरकार बनाए। और इसके डिसएडवांटेजेस आपको पहले दिन से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जाहिर है कि जब गठबंधन 2 से ज्यादा पार्टीज का होगा तो पीएम बनने के उम्मीदवार भी ज्यादा होंगे। और पीएम ही क्यों, कैबिनेट मंत्रियों की सीट को लेकर भी जो हल्ला सेंटर में दिखाई देगा वो इंडियन पॉलिटिक्स की नींव को हिला कर रख देगा। इतने हर्डल्स के बाद भी अगर सरकार बनकर तैयार हो जाती है तो छोटे से छोटे बिल को पास करने के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट में यूनिटी नहीं दिखाई देगी। डिफरेंट आइडियोलॉजी और ईगो क्लैश की आग में अच्छे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, लॉज और सर्विसेज ठप पड़ी रहेंगी। कोई भी पार्टी किसी दूसरे के ओपिनियन पर अपना अग्रीमेंट नहीं देगी, और अगर कहीं पर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम की तरह करप्शन का मौका उन्हें मिलेगा तो हाथ में हाथ मिलाकर वो पैसा खाने में भी देर नहीं लगाएंगी। हिस्ट्री ऐसे एग्जाम्पल से भरी पड़ी है जहां बीजेपी और कांग्रेस जैसी ऑपोजिट आइडियोलॉजी ने भी कदम से कदम मिलाकर कई एक्ट्स को अमेंड किया है और इलीगल फंडिंग को भी अपने बेनिफिट के लिए लीगल बनाया। टू द पॉइंट ये कहा जा सकता है कि इतने बड़े अलायंस के हाथ में अगर पावर आई तो इसके कई डिसएडवांटेजेस इंडियन पॉलिटिक्स में देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं सोशल और पॉलिसीज की चेंजेस पर। तो बीजेपी के जाने के बाद ऑब्वियसली उनकी बनाई पॉलिसीज को भी तो या तो अमेंड किया जाएगा या फिर इंप्लीमेंट करने से पहले ही हटा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल CAA एंड NRC इशू। इस एक्ट को नो डाउट बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला है, लेकिन एक कम्युनिटी ऐसी है जो हमेशा से लॉ के अगेंस्ट रही है। जी हाँ, इनकी आबादी देश में 20 करोड़ की है और ये बीजेपी गवर्नमेंट से मेनली इसी एक्ट को लेकर नाराज रही है। ऐसे में चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि अगर इंडिया अलायंस जैसी गवर्नमेंट आती है तो इतनी बड़ी आबादी का सपोर्ट अपनी तरफ करने के लिए नई सरकार ये एक्ट हटवा सकती है। CAA के साथ साथ हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे एक्ट्स पर भी एक बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है, जिसे लाने के लिए बीजेपी कब से एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कानून है जो सभी धर्म समुदायों के लिए एक समान, एक बराबर कानून बनाने की वकालत करता है। बीजेपी इसी कानून को इम्प्लीमेंट करने का दावा सालों से करती आई है, लेकिन अगर 2024 में सत्ता किसी और के हाथ आती है साहब तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये मुद्दा ठंडे बस्ते पे जा सकता है। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन जैसी बड़ी पॉलिसी का मुद्दा भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से गायब हो सकता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी ने 400 पार का टारगेट सेट ही इसलिए किया है ताकि वो इन मेजर पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर सके। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि विपक्ष इस एक्ट को लेकर कितना अगेंस्ट है। इवन लेफ्ट आइडियोलॉजी और कांग्रेस तो इस कानून को
डेमोक्रेसी के खिलाफ मानती हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है साहब कि वो बड़े प्यार से इसे लागू कर दे। इन शॉर्ट बीजेपी का ये सपना धरा का धरा रह सकता है। वैसे बीजेपी के जाने से एक चीज और बदलेगी, वो है मीडिया की भाषा। अब तक तो जो मीडिया पूरी तरह मोदी के पक्ष में बोलते नजर आती है, वो जरूर ही बीजेपी के जाते ही नई सरकार की भाषा बोलने लगेगी। हिस्ट्री बताती है कि सरकार जिसकी रहती है, मीडिया उसी की भाषा बोलती है। ऐसे में ये पूरे चांसेस हैं कि न्यू अलायंस गवर्नमेंट की जय जयकार करने में भी गोदी एंकर्स देर नहीं लगाएंगे। अब आइए दूसरे लॉज पर। तो बीजेपी के जाने के बाद लद्दाख और मणिपुर जैसे मुद्दों पर भी एक मेजर चेंज आ सकता है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पिछले 1 साल से मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय में लड़ाई चल रही है। चारों तरफ अफरा तफरी और हेवी पुलिस फोर्स आज मणिपुर की सच्चाई है। और ऐसे में वहां जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है इमीडिएट सॉल्यूशन और पीस। हालांकि सरकार ने पुलिस को एनफोर्स कर मामले को कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी सरकार की ये सारी कोशिशें फेल रही हैं। ऐसे में आने वाली सरकार से लोगों की उम्मीदें हैं कि वो मणिपुर में कोई बड़ा स्टैंड ले, ताकि भारत के इस राज्य को वापस एक पीसफुल स्टेट बनाया जा सके। मणिपुर के अलावा जो दूसरा चैलेंज न्यू गवर्नमेंट के सामने होने वाला है, वो है लद्दाख इशू। आप जानते होंगे कि कई सालों से भारत का ये इलाका भी खुद के लिए 6th शेड्यूल और फुल स्टेट हुड की मांग कर रहा है। सोनम वांगचुक और लद्दाखी लोग तो इसे लेकर 21 दिन की फास्टिंग तक कर चुके हैं और आज भी वहां प्रोटेस्ट जोरों शोरों से चल रहे हैं। उनमें गुस्सा इस बात का भी है कि 2019 के मैनिफेस्टो में जब बीजेपी ने लद्दाख के फुल स्टेट हुड की बात की थी, तो अब क्यों वो इसे देने से किनारा कर रहे हैं? क्यों इस पर उन्होंने चुप्पी साधी हुई है? आप मानो या ना मानो, लेकिन लद्दाख का मुद्दा भी बीजेपी पर लॉन्गर रन में बैकफायर कर सकता है साहब, क्योंकि न्यू गवर्नमेंट से ये उम्मीद की जाएगी कि वो आते ही इस मुद्दे पर स्टैंड ले। विपक्ष में बैठकर तो बाकी पार्टीज ने लद्दाख को सपोर्ट दिखाया ही है, तो फिर जब सत्ता उनके पास आएगी तो हो सकता है कि वो इस पर एक बड़ा फैसला ले। अगर ऐसा होता है तो ये न्यूली गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी अचीवमेंट हो सकती है और देश में कई जगहों पर चल रहे विवाद फिर शांत हो सकते हैं। विवाद की इन लिस्ट में एक नाम किसानों की एमएसपी का भी है, जिसे लेकर फरवरी और मार्च के महीने में किसान दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे थे। इनकी मांग थी कि फसलों पर उन्हें एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाए। इसे लेकर हल्ला भी काफी हुआ। हेवी पुलिस फोर्स से लेकर टीयर गैस तक सब कुछ लगाया गया, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। किसान वापस तो चले गए, लेकिन वो बीजेपी सरकार से इतने नाराज हैं कि शायद उनका वोट बैंक बटा भी हुआ है। इन सभी कंडीशंस के बीच अगर न्यू अलायंस गवर्नमेंट आती है तो हो सकता है कि किसान एक बार फिर अपनी मांगों के लिए आवाज बुलंद करें, और ये भी चांसेस हैं कि न्यू गवर्नमेंट खुद किसानों की एमएसपी की मांगों को पूरी तरह एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि फार्मर्स को एमएसपी देने की गारंटी खुद कांग्रेस तक अपने मैनिफेस्टो में दे रही है। राहुल गांधी ने भी खुलेआम इस पर बात भी की है। अब ये उनके खोखले वायदे होंगे या सच, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज तो पक्की है साहब कि बीजेपी की हार के बाद एमएसपी का मुद्दा एक बार फिर गर्म हो सकता है, और तब नई सरकार को इस चुनौती का सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। वैसे एक चुनौती नई सरकार के सामने अनएम्प्लॉयमेंट की भी होगी, क्योंकि बीजेपी की सरकार में बेरोजगारी दर काफी ज्यादा बढ़ गई है। आज के वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोग बीजेपी से अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे को लेकर भी नाराज हैं। उनका मानना है कि 10 सालों में बीजेपी कहीं ना कहीं इस परेशानी को सुलझाने में नाकामयाब रही है, और इसका जवाब खुद आंकड़े देते हैं। खुद राहुल गांधी का कहना है कि भारत में बेरोजगारी पाकिस्तान से भी ज्यादा हो गई है। जहां पाकिस्तान में 12% अनएम्प्लॉयमेंट है, वहीं भारत में ये आंकड़ा 23% का है। आज भारत का एक बड़ा तबका ऐसा है जो केवल घर पर बैठा है, और आलम यह है कि पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी होल्डर तक के पास नौकरी नहीं है। ऐसे में आने वाली सरकार से ये एक्सपेक्टेशन जरूर होगी कि वो इस परेशानी पर जल्द से जल्द एक्शन ले। जितना रफ्तार से हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं, लोग चाहते हैं कि उतनी ही तेजी से बेरोजगारी की प्रॉब्लम को भी टैकल किया जाए, ताकि मिडिल क्लास से एटलीस्ट मिडिल तबका ना छिन जाए। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीजेपी के जाने से एक और चीज जो तेजी से बदलेगी, वो है धर्म की राजनीति। दरअसल कई पोल्स और रिपोर्ट इस बात की गवाही देती हैं कि बीजेपी के आने के बाद से कम्युनल वायलेंस में काफी ज्यादा राइज देखने को मिला है। जो लोग इससे पहले सरकार से बेरोजगारी, रोटी, कपड़ा, मकान और टैक्स को लेकर सवाल करते थे, अब उनका मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन केवल धर्म की राजनीति है। अगर बीजेपी सत्ता से जाती है तो ये एक ओपिनियन है कि लोगों का ध्यान एक बार फिर से एजुकेशन, पॉलिसीज, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक फैसिलिटीज पर सेंट्रलाइज हो जाएगा।
लोगों के बीच जो डिबेट अभी ज्ञानवापी भोजशाला को लेकर होता है, वो मुद्दा कल को डेवलपमेंट पर फोकस हो जाएगा और ये सारे हॉट टॉपिक्स ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। वैसे तो हो ये भी सकता है कि लोग आज जिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर बात तक नहीं करते हैं, वो इस पर भी अपना ओपिनियन देना शुरू कर दें और एक बार फिर से डेमोक्रेसी को लेकर विवाद गर्मा जाए। इसी बीच एक और मुद्दा है जिस पर नई सरकार का काम देखने लायक होगा, वो है डिफेंस सेक्टर। इस बात को नकारा नहीं जा सकता साहब कि बीजेपी ने डिफेंस सेक्टर में अच्छा खासा डेवलपमेंट तो किया है। इसने 2023-24 का बजट 5,03,097 करोड़ रुपए रखा था, जिसमें से अकेला हमारा डिफेंस बजट 5.94 लाख करोड़ था। रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल के मुकाबले हमारा डिफेंस बजट 13% से बढ़ा है। खुद स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया के कुल हथियार आयात में भारत का हिस्सा 11% हुआ है और साल 2018 से 22 के बीच में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश बन चुका है। तो ऐसे में बीजेपी के जाने से नो डाउट डिफेंस सेक्टर में बढ़ने वाली पॉलिसीज को एक बड़ा झटका जरूर लगेगा। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि न्यू गवर्नमेंट कैसे इन पॉलिसीज को आगे बढ़ाती है और स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर कैसे इंडिया को चाइना पाकिस्तान से आगे रखती है। इस समय सिचुएशन ऐसी है कि इंडियन एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री को ज्यादा से ज्यादा एडवांस होने की जरूरत है। हम ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जियोपॉलिटिकली अपने स्ट्रॉन्ग इमेज जिंदा रखने के लिए यह भी जरूरी है कि हम चाइना को टक्कर दे सकें। और यहां पर न्यू गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होगी, यह देखने लायक होगा। चाइना के अलावा जियोपॉलिटिकली दूसरे देशों के साथ भारत के क्या संबंध रहेंगे, यह भी देखने लायक होगा। अब हम सभी जानते हैं कि बीजेपी के राज में इंडिया ने मिडिल ईस्ट से अपने रिश्ते काफी हद तक स्ट्रेंथन किए हैं। हाँ, हम नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी पर जरूर फेल हुए, लेकिन न्यू गवर्नमेंट के बनते ही दूसरी सरकार के साथ भारत के रिश्तों में 360 डिग्री टर्न देखने को मिलेगा। हो सकता है कि मालदीव्स को लेकर हमारा स्टैंस बदल जाए या फिर इजराइल पैलेस्टाइन इशू पर न्यू गवर्नमेंट न्यूट्रल स्टैंस के बजाय दूसरा किसी एक पक्ष को सपोर्ट कर ले। इतिहास गवाह है साहब कि सरकार बदलते ही डिप्लोमेटिक्स रिलेशंस हर सरकार के साथ बदलते हैं, क्योंकि आइडियोलॉजी बदलती है। आज इजराइल हमारे साइड है, मगर दिलचस्प ये देखना होगा कि नई सरकार में हमारे फॉरेन रिलेशंस क्या गुल खिलाते हैं और जियोपॉलिटिकली इंडिया की क्या इमेज रहती है। क्या आने वाला इंडिया का नेक्स्ट लीडर भी एक इन्फ्लुएंशियल इमेज बना पाता है या फिर वो एक इनकैपेबल लीडर बनकर उभरता है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? इन सवालों का आपके पास क्या जवाब है? और बीजेपी के हारने से क्या आपको भी लगता है कि कोई बदलाव आने वाला है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।